इसके क्या कोई पॉलिटिकल मायने हैं? हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश से सपा के सलाहकार अरुण मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ राजन पाठक जी जुड़े हुए हैं, और बीजेपी से अभी अतुल सिंह हमारे साथ में जुड़ेंगे। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। मोदी के 2 दिवसीय दौरे को और काशी के एक बड़े विकास को लेकर के उन्होंने जो शिलान्यास किया था उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट किया है, क्या इसके कोई राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं? निश्चित तौर पर योगेश जी, इसके राजनीतिक मायने ही हैं। इसके निहितार्थ जो है वो राजनीतिक है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूर्वांचल का जो अपना क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो लगभग 156 सीटों से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। और वहां पर विभिन्न वर्गों का एक तरीके से कहें तो बाहुल्य या वर्चस्व है। खास करके निषाद या कुर्मी या काछी या पटेल समुदाय, तो इनका एक बाहुल्य है। अब वो बाहुल्य जिलेवार अगर आप देखें या मंडलवार, तो वो उस तरीके से प्रभावित करता है उन क्षेत्रों में जो वोटों और सीटों का गणित और समीकरण है, वो उसको प्रभावित कर देता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से इस बात का ख्याल रखा है कि खास करके पूर्वांचल से और उससे लगी हुई तराई क्षेत्रों की सीटों को लेकर के, वो लगभग जो 156 की संख्या आती है, उस पर पिछली बार के चुनाव में 106 सीटों पर बीजेपी काबिज थी। तो अब वो उसमें किसी भी हालत में कमी नहीं आने देना चाहेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर पूर्वांचल में अगर ये पिछड़े तो निश्चित तौर पर अवध और खास करके आपका जो पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को उतनी बढ़त नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहां पर जो समीकरण है और खास करके किसान आंदोलन के बाद और भी ज्यादा प्रभावित समीकरण हो चुके हैं, जैसी की स्थिति है पश्चिमी क्षेत्र की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो मेन फोकस जो भारतीय जनता पार्टी का है, खास करके और गृह मंत्री अमित शाह, उनका भी एक शुरू से प्रयास और फोकस रहा है। तो अगर आप विगत समय के भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों पर, उद्घाटनों पर और कार्यों पर नजर डालेंगे तो आप अवगत होंगे कि अन्नपूर्णा देवी के मंदिर को वापस लाना, बनारस के घाटों का विकसित किया जाना, उसके साथ में ही आप जब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो वहां पर जितने विश्वनाथ कॉरिडोर, जो 352 वर्षों का एक तरीके से प्रतीक्षारत लोगों की एक आकांक्षा थी, अभिलाषा थी वहां के जनमानस की, खास करके वो जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माने जाते हैं, और एक तरफा वोटों का वहां समीकरण इसलिए भी बन जाता है, खास करके बनारस में। अरुण जी वापस आ रहा हूँ, अरुण जी मैं वापस आ रहा हूँ। राजन पाठक जी हमारे साथ में जुड़े हैं, इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं। राजन जी, मोदी जी के दौरे को लेकर के कुछ विरोधी दल ये कह रहे हैं, कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए मोदी जी वहां के सांसद है, देश के प्रधानमंत्री जाना चाहिए, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट की तरह वो शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं वो? राजन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजन पाठक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजन जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं राजन जी आपसे सवाल किया, आपको आवाज आ रही है? राजन जी आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, मैं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, मैं वापस आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैं वापस अरुण मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगा। अरुण जी, तो आप कह रहे हैं कि इसके पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, और तो क्या माना जाए इसे कि एक जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल इवेंट की तरह इसे पेश किया जा रहा है? योगेश जी, इवेंट की तरह पेश किया जाना, प्रतिपक्ष हर राजनीतिक दल का एक अपना वक्तव्य होता है, उसका कथन होता है, उसकी प्रतिक्रियाएं आती हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी बयान पर या कार्यक्रमों पर। तो प्रतिपक्ष निश्चित तौर पर इसको इवेंट मैनेजमेंट कहेगा, और न सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कहेगा, और ये एक तरीके से धर्म और जाति की राजनीति के भी आरोप लगने की बातें आने भर भी शुरू हो गई हैं, तो एक धार्मिक स्वरूप में भी देना चाहेंगे। लेकिन आप एक बात ये देखिए योगेंद्र जी, कि इस बार उतनी प्रखरता मुखरता से धार्मिक वाला सब्जेक्ट उठाया नहीं जा रहा है प्रतिपक्ष की तरफ से, क्योंकि उनको खुद को ये लग रहा है कि कहीं ये हमारा ये उठाया जाना एक तरफा ध्रुवीकरण न कर दे वोटों का, जिसके लिए वो बचाव कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक स्वरूप से जुड़े हुए सारे चीजों को, चाहे आप अयोध्या में आप देखें कि वहां के लगातार जितने कार्यक्रम हुए, उसका बृहद और विकराल स्वरूप में प्रदर्शन किया, वर्ल्ड लेवल पर एक तरीके से विश्व स्तरीय कीर्तिमान भी कायम किया।
दिए जलाने का। तो जो धार्मिक स्थल है उनमें जो किए जा रहे हैं आयोजन, वो अपने आप में एक तरफ इस बात को रख रहा है कि उनके 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 उनसे जुड़ा हुआ जो वर्ग है या उनसे जुड़ा हुआ जो कट्टर उनका वोट बैंक कहलाता है, वो उनकी तरफ निश्चित तौर पे आकर्षित हो और उसके साथ में अदर वोट्स बैंक भी जुड़े। दूसरी तरफ इस बात पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहें या केंद्र की सरकार ध्यान दे रही है कि चाहे वो मेडिकल कॉलेज का बनाना हो, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जिसका उल्लेख भी आज प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्यों में किया, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस की जो अधूरी पड़ी सड़कें हैं उनकी बात हो, या अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति के लाने की बात है, इस तरीके के जो एक तरफ साइड में इन तरीके के कार्यक्रमों को भी चलाने का प्रयास करते हुए जनता को लुभाने का पूरा तरह से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है योगेंद्र जी कि जो जनता के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय जो चला आ रहा है, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय ये कि जो आर्थिक तौर से देखेंगे आप, जो क्रय क्षमता में लगातार कमी आ रही है आम जनमानस के बीच में, और खास करके जो रोजगार सृजन को लेकर के है, वो उतनी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रोजगार हो या क्रय क्षमता बढ़ाने की बात को लेकर के जनता में निश्चित तौर पर अभी भी चीजों को लेकर के है। और इस समय जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोरोना काल की जो घटनाक्रम है वो समय के अनुसार वो चीजें पीछे जाती हैं और नई चीजें सतह पर आने लगती हैं। तो वर्तमान समय में जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए ये माना जाएगा कि यह जो चुनाव है एक तरफ धार्मिक स्वरूप दे रहा है, दूसरे विकास के नाम पर है, लेकिन बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो अंत में जाकर के हर एक राजनीतिक दल अपने वोट बैंक और जातिगत समीकरणों और क्षेत्रवार परिस्थितियों और क्षेत्रीय दलों की उपलब्धता के हिसाब से ही अपनी रणनीति तय करेगा और उसी तरह से अपने कार्यक्रम तय करेगा। अब उसे प्रतिपक्ष इवेंट मैनेजमेंट कहे, प्रतिपक्ष के कार्यक्रमों को एक तरीके से ये कहा जाए कि जो सत्ता पक्ष है वो दूसरे स्वरूप में जी, जी, जी। एक बात और जानकारी आ रही है अरुण जी, एक बात और जानकारी में आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम स्पोक्स पर्सन को मोदी के इस दौरे पर रिएक्शन देने से मना किया है। निश्चित तौर पे मैंने आपसे अभी कहा ना कि इस बार का अगर आप दृश्य अवलोकन करें, खास करके अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रारंभ होने वाले घटनाक्रमों से लेकर के वहां पे होने वाले धार्मिक आयोजनों से लेकर के और विगत समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या सरकार की तरफ से, तो उसमें जो धार्मिक स्वरूप प्रदान किया गया या धार्मिक कार्यक्रम में खास करके आस्था से जुड़े विषयों को एक तरीके से प्रमुखता दी गई है, उसको लेकर के बचाव की स्थिति में प्रतिपक्ष एक तरफा वो न विरोध कर सकता है उन कार्यक्रमों का और न ही उसके साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर वो विरोध करता है तो एक वर्ग जो ऑलरेडी उसमें से काफी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनमें जो अछूते वर्ग हैं वो भी एक तरीके से ध्रुव वोट बैंक के ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, जिसका नुकसान प्रतिपक्ष हो सकता है। अगर वो विरोध नहीं समर्थन कर देता है तो उनके जो अपने वोट बैंक खास करके मुस्लिम समुदाय के हैं या अन्य जो उनके अपने वोट बैंक माने जाते हैं उन पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए वो एक तरीके से तटस्थ की भूमिका में है, जहां पर वो ना हाँ कहने की स्थिति में ना कहने की स्थिति में। तो निश्चित तौर पर अगर किसी धार्मिक आयोजन या कार्यक्रम, और चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर के एक तरीके से जो पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार की बात कही जाए या अयोध्या के निर्माण की बात कही जाए, तो ये जो धार्मिक स्वरूप में जुड़े हुए मुद्दे हैं उसका खामियाजा प्रतिपक्ष को पहले भुगतना पड़ा है। इसलिए वो एक तरीके से तटस्थ की भूमिका में है, न वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को छोड़ना चाहता है और न कट्टर हिंदुत्व की छविवादी में भी जाने की स्थिति में है। तो निश्चित तौर पे उस तटस्थ की भूमिका में उसका रहना लाजमी है। जी योगेंद्र जी, यहाँ एक देश में एक बहस और पैदा हुई है कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही जो जयपुर में कहा कि हिंदू और हिंदुत्व, तो बीजेपी क्योंकि कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जाने की कोशिश कर रही है, अब एक उसको भी लगता है कि पहले तुष्टीकरण के जो आरोप उन पर लगते रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह है। चलिए, मैं पाठक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? राजन पाठक जी जुड़े तो हैं हमारे साथ में, लेकिन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनका कोई रिएक्शन आ नहीं रहा है। फ्रेम में वो जरूर दिख रहे हैं मुझे। तो अरुण जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी पे जो आरोप लगा है कि हिंदुत्ववादी का, ये इस तरह के कुछ कार्यक्रमों के जरिए को मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? देखिए योगेंद्र जी, अगर विगत समय में आप देखें, खास करके अपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप दृष्टिकरण करें या दृष्टिपात करें उस पर, आप ये पाएंगे कि चुनाव के 6 महीने पूर्व आपको विकास नजर आएगा। आप विकास की कमियों में प्रतिपक्ष उलझा रहेगा। आपको यह नजर आएगा कि कितनी लोगों की आय की वृद्धि हुई, कितनी लोगों को आर्थिक रूप से संकटों का सामना करना पड़ा, या कितने
अस्पतालों में असुविधा हुई या किन चीजों को लेकर के, ये जो विभिन्न खास करके विकास और जनोपयोगी मुद्दे हैं, ये इस चुनाव के 6 महीने पूर्व तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में, न सिर्फ मैं अगर नेशनल परिदृश्य में भी देखूं तो वहां पे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग विषय जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति है, सीटों के समीकरण की राजनीति है, सीटों के वितरण की राजनीति है, वो जो 6 महीने से बदलाव शुरू होता है, वो आप ये पाएंगे कि हर राजनीतिक दल कुल मिलाकर के घूम फिर करके वो अपना जो चुनावी निर्धारण करता है, वो पहला तो ये निर्धारण करता है, सीट उसको देता है कि वहां पे जातिगत समीकरण क्या है, दूसरा ये निर्धारण करता है कि वो सांप्रदायिक समीकरण वहां क्या बन रहा है, तीसरा वो निर्धारित करता है ये मुद्दे कौन से ऐसे हैं जो जिसकी वजह से हम पोलराइजेशन वोटों का कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस वैतरणी पर सवार होकर लगातार 2014, 17, 19 और अब 2022 आप जो है तो निश्चित तौर पर वो जिस वैतरणी के सहारे वो आज तक पार होती आई है, उसमें जो उनके मुद्दे थे, अगर उसकी शुरुआत वो कर चुके हैं तो उससे दावे जरूर करेंगे और उससे उल्लेखित। चलिए अरुण जी समय की कमी है। राजन पाठक जी आप दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजन पाठक जी आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, समय का अभाव है, तो चलिए काशी विश्वनाथ के द्वार पर मोदी 2 दिन के लिए हैं और 2 दिन में वो तमाम जो इस योजना से जुड़ी चीजें हैं, वहां के लोगों से मिलना है, संतों का सम्मान है, कई कार्यक्रम इस तरह के हैं, चाहे गंगा आरती हो, तमाम उसमें शिरकत करेंगे और उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ये 339 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज का है। इसे कंप्लीट करने के बाद उसके को भक्तों को या कहें कि काशी विश्वनाथ को समर्पित करने के लिए आए हैं और 900 करोड़ की कुल ये योजना है जो बढ़ भी सकती है। तो चले मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तमाम अतिथियों जो हमें जुड़ रहे थे लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पाए, सभी का शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।